All right, good morning, students. The topic for today's discussion is John Milton's poem on his blindness. Okay, like other sonnets which you have already covered, for example, Michael Drayton's and There Is No Help Left. Then you have also studied William Shakespeare's True Love. So, likewise, this particular form of poem is also a sonnet. Okay, on his blindness is the name of the title, is the title of the poem. Okay, or it is the name of the poem by John Milton. And when I say John, so please mark the spelling. The spelling is John. Okay, not Jhon. All right. So the spelling of John Milton is John Milton. Right. Few or rather some facts related to him which I would like to point out when it comes to the discussion of the poet is first of all, you know that we should situate him as in by seeing the date of birth and date of death. So he was born on 1608, 1608, and he died in 1674. Right. So if you look at the chart of the periods of English literature, so if we were to see 1608, so 1608 would come under this, you see, the Jacobean age, which runs from 1603 to 1625. Okay, and he died in 1674. सो इट वुड बी रेनेसा के अंदर जो है जैकोबियन एज से शुरू होकर ये आपका तकरीबन जाता है नियो क्लासिकल के रेस्टोरेशन पीरियड तक। ठीक है, 1674 है तो नियो क्लासिकल के रेस्टोरेशन पीरियड तक इनका टाइमलाइन जाता है। ठीक है, तो इनको आप एक रेनेसा में भी देख सकते हैं और नियो क्लासिकल एज में भी देख सकते हैं। अब फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि सबसे ज्यादा पब्लिश कब हुए, है ना। तो जिस हिसाब से सबसे ज्यादा पब्लिश हुए या सबसे ज्यादा प्रोलिफिक वर्क या अबंडेंस में जब लिखा, तो फिर उस हिसाब से उस एज को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब इनकी कई शादियां हुई थी। हाँ, ये अक्सर आपको याद रह जाएगा। जैसे फर्स्ट वाइफ इनकी जो थी मैरी पॉवल थी, राइट, 1643। और उसके 12 साल बाद जो है मिल्टन ही गॉट ब्लाइंड। ठीक है, वो ही रादर बिकेम ब्लाइंड, राइट। तो शादी के 12 साल बाद वो ब्लाइंड हो गए। एक ये इवेंट है आपका। मेन इवेंट्स में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ केवल, बाकी तो आप बायोग्राफिकल स्केच पढ़ेंगे ही। फिर दूसरी टाइम इनका शादी जो हुआ, इट वाज विद कैथरीन वुडकॉक। ठीक है, तो सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। फिर उसके बाद में उसी के एक साल बाद वो भी नहीं रही। उसके बाद में एक और शादी हुई, एलिजाबेथ मिंशेल, राइट। सो एलिजाबेथ मिंशेल के साथ में हुई शादी। उसके बाद में वो भी फिर होता रहा। एक मिनट, राइट। तो ये दो तीन जो मैरिजेस हैं वो इस तरीके से रही। एंड व्हेन ही डाइड ही वाज बेरिड इन सेंट गाइल्स क्रिपल गेट, जो कि अपने फादर के ठीक बगल में उनको बेरी किया गया, राइट। अच्छा, अब अगर इनकी पोएटिक क्वालिटीज अगर आप जाने तो सबसे पहले देखिए इनकी मदर जो थी, शी वाज अ टोटल डिवाउट और एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। और वे अगर इनकी पोएम्स में अगर आपको म्यूजिकलिटी दिखती है, अगर केडेंस दिखता है, रिदम दिखता है, तो ये सारी बातें मिल्टन को आई हैं अपने पापा से। ठीक है, अपने फादर साहब से। ये बिकॉज हिज फादर वाज अ ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर। ओके, तो मिल्टन के पोएम्स में जो म्यूजिकलिटी रहती है, ठीक है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज फादर्स गिफ्ट। ठीक, तो ये जो फाइनेस्ट सेंस ऑफ म्यूजिक जो इन्होंने, उसकी पकड़ है, जो उसकी नाइसिटीज, जो उसके नुआंसेस, जो उसकी बारीकियां उनको पता है, इट इज जस्ट फॉर द सिंपल रीजन दैट हिज फादर वाज अ ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर, राइट। तो इनकी पोएम्स में फाइनेस्ट सेंस ऑफ म्यूजिक आपको दिखेगा, केडेंस दिखेगा, रिदम दिखेगा, और ये सारी चीजें हैं। तो 17th सेंचुरी में जो है आपका अब 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड स्कॉलर्स ऑफ 17th सेंचुरी। या अगर पोएट के तौर पे भी देखें तो इनको अक्सर कहा जाता है, जैसे शेक्सपियर के लिए एक आपको कहते हैं, जैसे उनका नाम अगर आप ले लें, जैसे सपोज आपके सबके दो नाम है, जैसे एक स्कूल कॉलेज का हो गया, एक घर का हो गया, या और भी अन्य
different names from your friends which like to call you, or some other people like to call with their own thing depending upon कि आपको क्या चीज हाईलाइट होती है। उसी तरीके से देखिए शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन, ठीक है, BARD ऑफ एवन, एवन चूंकि जहां वो रहते थे, हाँ, और बार्ड। तो इसी तरीके से जब पोएट्स की बात होती है तो मिल्टन का भी जो दर्जा है वो शेक्सपियर के ठीक बगल में आता है, उनकी भी जगह लगभग वही है। एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट बार्ड ऑफ हिज टाइम, ठीक है, ये इनको संज्ञा दी जाती है। बल्कि इनको एक दूसरे नाम से, जैसे उसको बोला जाता है बार्ड ऑफ एवन, उसी तरीके से मिल्टन को बोला जाता है द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर एक पोएट है, तो इनको बोला जाता है पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, SPEN। ये स्पेंसर ये वाला नहीं जो आपका इजी डे स्पेंसर और विशाल मेगामार्ट ये वाला स्पेंसर नहीं। स्पेंसर इज, क्योंकि वो दूसरे स्पेंसर है, असल में इंग्लिश लिटरेचर में 2-3 स्पेंसर हैं, तो अगर आप C और S में डिफरेंस कर देंगे तो वो दूसरा पोएट या दूसरा ऑथर हो जाएगा, ठीक है। तो पोएटिकल सेंस, ही इज कंसिडर्ड टू बी द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो कोई पूछेगा अगर जॉन मिल्टन के लिए दूसरा क्या है, पहली बात तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट बार्ड ऑफ हिज टाइम। फिर दूसरी बात है ही इज ऑल्सो नोन एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, या लोगों ने इनको लेबल ये दिया। स्पेंसर की स्पेलिंग, पूरा नाम है एडमंड स्पेंसर, और स्पेंसर की स्पेलिंग है SPENSER, ठीक। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेडिशन थे, जैसे मैंने आपको बताया रेनेसा रेफॉर्मेशन की बात कर लीजिए, हेलेनिज्म, हेलेनिज्म मतलब होता है कोई भी चीज, द लव फॉर ग्रीक आर्ट लिटरेचर, है ना, कोई भी चीज जो कि ग्रीक है और उसका जो आर्ट हो गया, उसका लिटरेचर हो गया, उसके लिए जो आपका लव होगा, दैट इज नोन एज हेलेनिज्म, ठीक है। सो लव फॉर एनीथिंग विच इज ग्रीक, है ना, आर्ट हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, ठीक। हेब्राइज्म है, फिर ह्यूमनिज्म है और प्योरिटनिज्म है। तो कौन कौन से इज्म्स आपको इनकी पोएट्री में मिलेंगे ओवरऑल, तो आप जानते हैं कि रेनेसा रिफॉर्मेशन तो है ही है, उसके बाद में मतलब इन सारी चीजों के एलिमेंट्स को इन्होंने अपनी पोएट्री में ब्लेंड किया है। तो हेलेनिज्म होगा, हेब्राइज्म होगा, फिर आपका ह्यूमनिज्म है और प्योरिटानिज्म भी है, ठीक। तो दूसरे वर्क्स इनके बहुत सारे हैं। अच्छा, अब बात आती है, अदर वर्क्स तो आप पढ़ लेंगे, जैसे इन्होंने आउट ऑफ, जैसे आपने शेक्सपियर में किया था दैट ही रोट 154 सॉनेट्स, ठीक है, 154 सॉनेट्स लिखे थे। अब यहाँ पे मिल्टन क्या है, मिल्टन ने 19 सॉनेट्स लिखे हैं, ठीक है। 19 सॉनेट्स में से एक सॉनेट आप पढ़ने वाले हैं, जो जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका एक सॉनेट है। अच्छा, अब इनकी पोएम्स में क्या क्या बातें होती हैं खास, ठीक है। इनकी पोएम में सबसे पहले देखिए आपको होती है रिलीजियस सिवियरिटी। रिलीजियस सिवियरिटी आप देख सकते हैं, माता जी बहुत डिवोटेड वो थी, रिलीजियस लेडी थी, तो रिलीजियस सिवियरिटी आपको दिखेगा। इनकी पोएम्स में म्यूजिकलिटी आपको दिखेगी, फादर साहब म्यूजिकल कंपोजर थे, ठीक। तो रिलीजियस सिवियरिटी आपको दिखेगी। उसके बाद पॉलिटिकल ओवरटोन्स दिखेंगे, क्योंकि ये जो उस समय के जो रूलर थे, जो मोनार्क थे, जो किंग थे, उन्होंने अपनी सर्विस में इनको रख रखा था, एंड ही वाज, तो वो सारे पॉलिटिकल ओवरटोन्स आपको दिखेंगे, और लव सॉनेट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पोएट्स की बात करें तो उसमें से ही इज वन ऑफ दोज वेरी सबलाइम पोएट्स, ठीक है। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि भगवान आपसे जब कोई एक चीज ले लेता है तो फिर दूसरा, जैसे इनका अगर जैसे कहते हैं ना 5 सेंसेस तो सबको दिए हैं, लेकिन एक 6th सेंस जो होता है, तो 6th सेंस जो है वो जब इंग्लिश पोएट्स में अगर बात करें तो जो सब्लिमिटी की बात है, मतलब जो सटल तरीके से अपनी चीजों को कहना है ना, वो चीज आपको जॉन मिल्टन में मिलती है। तो यहाँ पे थॉट और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इनकी सीक्रेट है इनकी सब्लिमिटी का, ये सबलाइम यानी कि इतना अच्छा और इतना ग्रैंड और इतना हाइटेंड सेंसिबिलिटी का अगर कोई चीज आपके सामने रखते हैं, तो ये सब्लिमिटी किस चीज में मिलती है। ये सब्लिमिटी का फॉर्मूला क्या है, ये सब्लिमिटी का फॉर्मूला है कि एक तरफ वो दो चीजों को ब्लेंड करते हैं, मतलब एक तरफ लॉफ्टी, मतलब थोड़ा लाइट और वो, और उस दूसरी तरफ नोबल सेंटिमेंट। तो जहां पे वो क्या बैलेंस करते हैं, लॉफ्टी और नोबल सेंटिमेंट्स को बहुत अनयूजुअल तरीके से ब्लेंड करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। और
वो करने का तरीका क्या है, वो करने का मैकेनिज्म क्या है, विद द यूज ऑफ हिज मैग्निफिसेंट लैंग्वेज, ठीक है, अपने शब्दों से, अपनी भाषा से जो जादू करते हैं। इसलिए वो जो लॉफ्टी और नोबल सेंटिमेंट्स हैं वो सबलिमिटी उनकी पोएम में मेंटेन रहती थी, ठीक है। तो ये तो कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो मिल्टन को लेके, उनकी पोएटिक स्टाइल को लेके जो इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे होती हैं। आप सुन पाए हैं, आपको समझ में आया है? यस, टेल मी। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। ऑल राइट, सो वी मूव अहेड नाउ। हम लोग पोएम करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, अब मैंने बताया ही वॉज ऑलमोस्ट, जो भी एज में आप ब्लाइंड हुए हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या कि हमने बताया ना पॉलिटिकल ओवरटोन्स है, और वो पॉलिटिक्स में थे इन द सेंस कि दैट ही वाज सर्विंग हिज बॉस, और ही वाज सर्विंग दिस पर्टिकुलर ओलिवर क्रॉमवेल, ये कौन से राजा थे, जस्ट अ मिनट, हाँ लॉर्ड क्रॉमवेल, लॉर्ड क्रॉमवेल, ठीक है। तो देखिए उनके फिजिशियन ने उनको वार्निंग, अब मैं आपको इस पोएम का बैकग्राउंड दे रहा हूं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस पर्टिकुलर पोएम हैज बीन अटेम्प्टेड बाय जॉन मिल्टन, क्योंकि सीधा टाइटल आप जान सकते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि जब वो ब्लाइंड हुए उसके बाद का ही ये एपिसोड है, या इसके बाद का ही ये अकाउंट है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि जॉन मिल्टन के फिजिशियन ने उनको बार बार वार्निंग दी, दैट ही केप्ट ऑन वार्निंग कि मिल्टन को अपना जो काम है वो एक्सेसिवली जो काम कर रहे थे, जो बहुत एकदम विदाउट ब्रेक इवन कंटिन्यू करते जा रहे थे फॉर द कॉज ऑफ लिबर्टी, वो उनको रोक देना चाहिए था, ठीक है। तो उनका फिजिशियन कंटिन्यूसली उनको वार्न कर रहा था कि भैया इतना काम ना करो, ठीक है, ये जो कॉज ऑफ लिबर्टी है इसके लिए इतना ज्यादा जो है स्ट्रेन मत लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और इसके फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि पहले तो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उनकी आईसाइट 1652 में, यानी कि 12 साल बाद, जब उनकी पहली वाइफ थी मैरी पॉवेल, मैरी पॉवेल से शादी होने के 12 साल बाद, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी शादी होने के बाद ऐसा हुआ, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ ताकि दो अकाउंट आपको याद रहे कि एक तो एक इवेंट हुआ था, ठीक है, उसको आप एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हैं कि मैरी पॉवेल से शादी हुई, ठीक है, उसके 12 साल बाद तो आपको दोनों चीजों की डेट अपने आप ही याद रहेगी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हाँ शादी होने के बाद ऐसा हुआ, राइट। सो ही लॉस्ट हिज आईसाइट आपका 1652 में, एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शायद 44 साल के या उसके आसपास रहे होंगे। तो ये जो अनहैप्पी इवेंट है उनकी लाइफ में, व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, तो उस अनहैप्पी इवेंट ने उन्हें इंस्पायर किया कि वो एक पर्टिकुलर, यानी उसका इंस्पिरेशन का जो रिजल्ट है वो आपका ये सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है कि क्यों अटेम्प्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस है किस बारे में, व्हाट डज इट ऑल टॉक अबाउट, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल है, ठीक है, मिल्टन का जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल है, मिल्टन की जो अपनी खुद की जो रूह है, उनकी जो सोल है, उसके बारे में है, उसके स्ट्रगल के बारे में है, ठीक है। अब इनके अंदर हम एक नोबल रेजिग्नेशन भी देख सकते हैं और एक पेशेंट ह्यूमिलिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे एक ये डिक्टम होता है, जैसे क्या कहते हैं ना कि अडेज, मतलब कोई कहावत है, कोई सूक्ति है, कोई प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है, जो उस तरीके से एक चीज कही जाती है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग, कि मतलब जैसे वो राजेश खन्ना जी का जो बहुत एपिक जो डायलॉग है ना कि जिंदगी क्या होनी चाहिए, बड़ी नहीं, लंबी नहीं, क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द डायलॉग, कोई एक लोग बोले, ध्यान आ रहा है किसी को कि जिंदगी क्या नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, लंबी नहीं बड़ी, समथिंग लाइक दैट, याद आ रहा है किसी को तो बोलिए, शेयर करिए। फिर लंबी नहीं बड़ी होता है, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो लंबी नहीं मतलब इट इज नॉट टू डू विद द हाउ मेनी इयर्स यू हैव लिव्ड, बट है ना कि हाउ ग्रेट यू हैव लिव्ड, राइट। तो इंस्टेड ऑफ जैसे, और दूसरी चीज क्या है कि मिल्टन यहाँ पे इस सोनेट में आप देख सकते हैं दैट ही इज नॉट समवन हु बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ डूइंग, रादर ही बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग, हाँ,
ठीक है, लिविंग जिंदगी जीने का जो नाम है ना, तो लिविंग है एज अगेंस्ट दैट ऑफ डूइंग, तो सिर्फ करते रहने का नाम वो नहीं है ना, चलती का नाम नहीं है, ठीक है, उसको कायदे से करने का फंडा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड्स में कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ये जो इन्होंने है ना, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, पोएम के अंदर मिल्टन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू जस्टिफाई, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग एज अगेंस्ट ऑफ डूइंग, ठीक है, लिविंग पे फोकस करके कहा है एंड नॉट जस्ट अबाउट डूइंग, ठीक है। तो ये जो मिल्टन का जो इररिवोकेबल फेथ है, यानी जिसको आप हिला नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल अडिग है, तो ये मिल्टन का जो इररिवोकेबल फेथ है इन द जस्टिस ऑफ गॉड, ठीक है, विच अपहोल्ड द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये आपका बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम शुरू करते हैं स्टैंजा, करते हैं, 14 लाइन ही है, तो 8 और 6 के उसमें होगा शायद, तो इसको पहले 8 लाइन और फिर ये देखते हैं, चलिए पहले तो पढ़ते हैं। When I consider how my life is spent, half my days in the world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me, useless though, my soul more bent, ठीक है, ये आपका यहाँ पे to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide, that God exact day labor light denied, I fondly ask. Okay, अब इसमें से जरूरी जो वर्ड्स हैं वो देख लीजिए और समझ लीजिए। जब कह रहा है व्हेन आई कंसिडर, आई हियर रेफर्स टू मिल्टन, ठीक है, मिल्टन को रेफर कर रहा है। और हाउ माई लाइट, लाइट यहाँ पे रेफर कर रहा है आई साइट को, ठीक है, जो उनकी दृष्टि थी वो आई साइट को रेफर कर रहा है, लाइट को। स्पेंट जो है, स्पेंट मतलब चूंकि अब जा चुकी है तो लॉस्ट, ठीक है, तो दैट इज रेफरिंग टू लॉस्ट। और हाफ माई डेज, ई आर ई आपको रिफर करता है बिफोर, ठीक है, ई आर ई का मतलब है बिफोर। और हाफ माई डेज का मतलब है कि अगर आप पूरी लाइफ को देखें, एक मिनट देखें, समवन हैज मैसेज्ड, हाँ बिफोर, ठीक है निशा, फाइन। मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ चीज आपसे रह जाती है, ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, और कुछ चीजें जब रहती हैं तब आप आगे मेंशन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, ठीक है, बट in between just try to focus, है ना, try to focus and get the maximum hang of what the poem is saying, क्योंकि ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो stay calm and just listen and pay attention to what I am saying। ये यहाँ पे है आपका कुछ एनोटेशंस तो आपके बुक के पीछे भी, नीचे भी लिखे होंगे, तो उसमें से भी आपको बाद में मिल जाएंगे, और जो नहीं मिलते हैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप हमेशा उसको सुन के अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई आर ई, हाफ माई डेज, तो हाफ माई डेज यहाँ पे आपको पता है जैसे पूरा लाइफ टाइम है, तो आधी जिंदगी लगभग, तो इट इज समथिंग विच इज रेफरिंग टू इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ। तो अगर 44 साल के आसपास था, तो हमको लगता है शायद 66 साल के उम्र में ही डाइड, तो लगभग बीच में मतलब नॉट ट्राइंग टू लोकेट एग्जैक्टली द सेंटर, बट लगभग इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ, यानी ठीक है, क्या किसने जाना था कि केवल 66 ईयर्स ही जिएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप फिर देखें 66 का आधा होगा 33, तो 33 तो 44 हो गया, ऐसा नहीं, मतलब कोई ये मान के नहीं चलता कि इतनी जल्दी मर जाएगा, ठीक है। तो इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ, ठीक। फिर आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्ल्ड एंड वाइड। तो वर्ल्ड एंड वाइड जो यहाँ पे कह रहा है, ये जो वर्ल्ड की जो वास्टनेस है, कहने का मतलब अगर ब्लाइंड ना हुआ होता तो वर्ल्ड का जो एक्सपेंस है उसने और कवर किया होता, हाँ, लेकिन वाइड यहाँ पे ब्लाइंड मैन की जो हेल्पलेसनेस है, ठीक है, यहाँ पे जो उसकी रेस्टलेसनेस है, उसकी जो हेल्पलेसनेस है कि वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, वो यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है कि वास्टनेस, है ना, वर्ल्ड एंड वाइड। तो वर्ल्ड एंड वाइड यहाँ पे रेफर कर रहा है ये जो वर्ल्ड की जो वास्टनेस है, यानी कितना उसका एक्सपेंस है, और ये ब्लाइंड होने के नाते एक ब्लाइंड मैन की जो हेल्पलेसनेस है, ये उसको रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है टैलेंट, ठीक है, तो टैलेंट यहाँ पे
रेफर करता है पोएटिक गिफ्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, पोएटिक गिफ्ट। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी, एक पैराबल सुन लीजिए, ठीक है। आज आपका होमवर्क ये है, जब आप घर पे बैठेंगे तो मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, उनको आप नोट कर लीजिए, उनके मायने और किस तरीके से वो सारे शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने शायद पहले भी कहा होगा आपको क्लास में, फिर से आज कहता हूं। एक है स्टोरी, ठीक है, स्टोरी लिखिए। फिर आप लिखिए फेबल, फिर आप लिखिए पैराबल, PARABLE, फिर आप लिखिए एनेक्डोट, ANECDOTE, ठीक है। तो इन शब्दों के बीच में आप अंतर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्टोरी क्या होता है, फेबल क्या होता है, पैराबल क्या होता है, एनेक्डोट क्या होती है, ठीक है। ये सारे शब्दों को देखिएगा, राइट। फिर अब कहानी क्या है, देखिए। पहली बात तो ये रिलीजियस लेडी, बार बार मैं कहता आया उनकी मदर को, तो यहाँ पे इसके अंदर बिब्लिकल अलूजन्स हैं। कहने का मतलब बाइबल जब आप उठाएंगे तो ये सारे चीजों का रेफरेंस आपको बाइबल में मिलेगा। एंड आई हैव द स्मॉलर वर्जन ऑल्सो, और पूरा फुल लेंथ ग्लोबल स्टडी बाइबल भी है मेरे पास। तो जब कुछ होता है तो एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसमें से हम हमेशा देख सकते हैं। खैर, अब ये जो वर्ड टैलेंट है, इस टैलेंट का कॉन्टेक्स्ट समझिए कि टैलेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है। ये जो थर्ड लाइन है ना, इसमें टैलेंट जो यूज किया गया है, ये बेसिकली आपको एक पैराबल है। जस्ट अ मिनट। तो पैराबल क्या है, पैराबल जैसे जैसे आपके यहाँ ये जो पैराबल, ये जो टैलेंट को लेकर क्या पैराबल है कि सेंट मैथ्यू, ठीक है, सेंट मैथ्यू मतलब बाइबल के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, और उसके अंदर फर्दर चैप्टर्स है, और उसके अंदर आपके जैसे होता है ना कि दोहा नंबर, चौपाई नंबर, वर्स नंबर, तो उस तरीके से उसका रेफरेंस लिखा जाता है। तो यहाँ पे सेंट मैथ्यू जो चैप्टर नंबर 25 में क्या वर्णन है, हाँ, वर्णन ये है कि एक रिच मैन था, ठीक है। रिच मैन के पास में थे 3 सर्वेंट्स, ठीक है। कहानी क्या है कि वो उस अमीर आदमी के पास में 3 सर्वेंट्स थे, और उसने इन तीनों सर्वेंट को, पहले सर्वेंट को 5 टैलेंट दिए, ठीक है। और दूसरे सर्वेंट को जब वो जर्नी पे मतलब जाने वाला था, और उसने अपने नौकरों के पास में ही लेफ्ट सम मनी विद देम, और उनको 5 टैलेंट दिए। पहले वाले को 5 टैलेंट दिए, और दूसरे वाले को आपको दिए 2, और जैसा कि नाम और तीसरे वाले को आपको दिया 1 टैलेंट, ठीक है। तो पहले 2 जो लोग थे उन्होंने अपना टैलेंट यूज किया और उसको बढ़ाया भी, ठीक है। लेकिन जो थर्ड आदमी था, जो थर्ड सर्वेंट था, जिसके पास 1 टैलेंट था, उसने कहा कि भैया मेरा ये टैलेंट खर्च हो जाएगा, तो उसने उस टैलेंट को यूज ही नहीं किया, ठीक है। और उसने उस टैलेंट को चूंकि यूज नहीं किया, ठीक है, और है ना, उन्होंने अपना, पहले 2 क्या थे, 2 सर्वेंट्स ने अपना टैलेंट यूज करके उसको बढ़ाया, ठीक है। और जो थर्ड आदमी था उसने अपने टैलेंट को लगभग ये मान के चलो जमीन के नीचे जैसे हाइड करके रखा, यानी उसको छुपाए रखा, यूज भी नहीं किया, जाहिर भी नहीं किया। तो बाद में जब मास्टर आया, जब वो अमीर आदमी आया, फिर उसने क्या कहा, है ना, ही वॉज पनिश्ड बाय द मास्टर, क्योंकि उसने अपने टैलेंट को जंग लगने दिया, ठीक है। जंग लगने दिया, क्यों, कैसे जंग लगने दिया, क्योंकि उसको यूज ही नहीं किया, राइट। सो वो वाला टैलेंट जो जिसको जंग लगने दे रहा था, वो जो तीसरा आदमी, उससे उसका टैलेंट ले लिया गया, ठीक है। तो मिल्टन का जो फियर है, ठीक है, मिल्टन की जो ये जो फियर है, उसका फियर इसी पैराबल के ऊपर बेस्ड है। तो ये केवल एक वर्ड टैलेंट की पूरी कहानी है कि इसके अंदर जब आप टैलेंट को देख रहे हैं तो ये बैकड्रॉप ये है। कहानी समझ में आई, बैकड्रॉप समझ में आया। अब इसको पोएम में आपको हम रिलेट करेंगे, बता देंगे। ये क्लियर है। 3 नौकर, पहले को 5, फिर दूसरे को 2, और तीसरे को 1 टैलेंट दिया गया था। पहले 2 ने अपना टैलेंट यूज किया और आखिरी वाले ने नहीं यूज किया। बाद में जब मास्टर आया तो उसने पनिशमेंट के फलस्वरूप उसके टैलेंट को वापस भी ले लिया, ठीक है। तो मिल्टन का जो फियर है वो इसी पैराबल पे बेस्ड है, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। तो ये आपको ये टैलेंट वर्ड का ये यहाँ पे मतलब समझ में आया। फिर आगे देखिए लॉस्ट।
विद मी। अब लॉस्ट विद मी जो है, लॉस्ट का मतलब यहाँ पे है यानी लिविंग से रिलेटेड है, और विद मी, मी यहाँ पे रिफर कर रहा है मिल्टन को। अच्छा, और फिर आगे चल के एक शब्द आता है बेंट। बेंट का मतलब है कि डिजायरस है, ठीक है, ही इज डिजायरस। देन लेटर ऑन एक शब्द आता है चाइड, CHIDE। तो चाइड का मतलब आप जानते हैं, जैसे किसी को डांट फटकार देना, पनिश करना, तो वो होता है चाइड, ठीक है। तो ये हुआ आपका पनिश, राइट। और फिर एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट आपका जो है, एग्जैक्ट यहाँ पे आपका मतलब है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे डिमांड, ठीक है। और डे लेबर यहाँ पे रेफर कर रहा है, डे लेबर का मतलब ये है कि वो काम जो कि केवल वही आदमी कर सकता है जिसके पास आंखें हों, ठीक है, जिसके पास आंख हो, हाँ, जिसके पास आईसाइट हो, ठीक है, आईसाइट हो। only the work that can be done by a man who has eyesight, okay, or with eyesight can do, right। तो ये हुआ डे लेबर। और डिनाई, डिनाई करना मतलब टेकन अवे, मतलब उससे वापस ले लेना, ठीक है। और फॉन्डली, फॉन्डली आई फॉन्डली आस्क मतलब फूलिशली आस्क, यहाँ पे फॉन्डली दूसरा मतलब रख रहा है फूलिशली आस्क। अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं, उसकी कहानी सुन लीजिए, आज आपकी कहानियों का दिन है, इंटरेस्टिंग। तो पहली चीज देखिए, जहां पे लिख रहा है माई ट्रू अकाउंट, है ना। एक मिनट समय है, 10-15 मिनट है, हमको लगता है पहला ये शायद हो पाए, हो ही जाएगा। मिल्टन पोएम पढ़ा रहे तो मिल्टन से पानी पी लें। फिर हाँ, तो यहाँ पे बात आ गई है, हाँ, कथा कहानी की। अच्छा, तो यहाँ पे जब कह रहा है माई ट्रू अकाउंट, तो माई ट्रू अकाउंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जजमेंट डे को बताया जा रहा है, नहीं, जब वो आखिरी दिन, वो कयामत का दिन, जब सबका हिसाब हो रहा होगा, तो वो जजमेंट डे की तरफ, मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग क्राइस्ट, जजमेंट डे को क्या होगा कि जब आदमी जो है वो क्राइस्ट के सामने आएगा, ठीक है, ही विल सबमिट हिमसेल्फ बिफोर द क्राइस्ट, और वहां पे अपने जो पूरे जो उसने काम किए हैं, यानी जो सारे उसके जो वर्क्स हैं, उसका अपना अकाउंट जो है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, मतलब उसका अकाउंट वहां पे उस दिन अपना खाता जो है पेश करेगा। यानी जजमेंट डे के दिन जब आप वो जीसस क्राइस्ट के सामने जब जाएंगे, और जब आप अपने आपको जो भी काम दिया गया था, जो भी वर्क्स आपको असाइंड थे, उसमें से आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कितना आप कर पाए, उसका अकाउंट, यानी आप अपने एक्शन का अकाउंट, अपनी दुनिया में जो आपने किया है उसका अकाउंट आप देंगे। जैसे उसके बाइबल में आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कुछ लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द लॉर्ड ऑफ दीज सर्वेंट्स कॉमेथ, ठीक है, बाद में जब जजमेंट डे होगा तब लॉर्ड ऑफ द सर्वेंट्स, यानी जो मैन हो गया, और क्राइस्ट जब वो आते हैं, एंड मेकeth अ रेकनिंग विद देम, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका मतलब, जो अकाउंट शब्द का यहाँ पे मतलब है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, ठीक है। फिर और आप आगे देखिए, जो डे लेबर जो कह रहा है, तो डे लेबर के पीछे भी एक छोटी सी आप उसका समझ लीजिए, बैकग्राउंड समझ लीजिए, कि ये आपका गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन, ठीक है। ये जब बाइबल में आप देखेंगे गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन, तो सेंट जॉन में चैप्टर 9th, तो चैप्टर 9th में लॉर्ड जीसस क्या कहते हैं, लॉर्ड जीसस कहते हैं, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम, यानी मुझे जो भी काम, यानी अगर आप एक पोएम और है विच इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, आई सपोज, नहीं, रॉबर्ट हेरिक, एक कोई पोएम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द पोएट, आई थिंक रॉबर्ट हेरिक है, कौन है, नेचर पोएम है उसका, तो टाइटल है पोएम का नाम नेचर। तो उसमें क्या बताया गया कि भगवान ने हर एक इंसान को इस दुनिया में एक होली प्लान के साथ भेजा है। कहने का मतलब आपका इस दुनिया में एक खास मकसद है जिसको मुकम्मल करने के लिए आप इस धरती पे भेजे गए हैं, ठीक है, ऑन दिस ग्रीन प्लैनेट। अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर अलग चीज है, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पे गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 9th में, मतलब आप रिलीजन कोई सा भी ले लीजिए, हिंदुइज्म है ना, और क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो सेंट्रल चीजें हैं, जो कंसर्न, जो न्यूक्लियस है, सबका लगभग सेम है, ठीक है। अब
तो उसमें क्या कहा गया है, लॉर्ड जीसस ने कहा है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी, यानी भगवान ने जिन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो मुझे उनके काम को करना चाहिए, मुझे उनके काम करने हैं, व्हाइल इट इज डे, जब दिन है, यानी जब मैं कर सकता हूं, राइट। भाई रात में कोई आपसे कहे कि सुई में धागा डालो, अनलेस आपको कोई वो नहीं है, तब तक तो नहीं कर सकते, जो काम दिन के हैं वो दिन के हैं, राइट। तो वो कह रहा है व्हाइल इट इज डे, यानी जब किया जाना चाहिए, इससे पहले कि मेरे जिंदगी की शाम हो जाए। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में एंड में क्या कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहने का मतलब अल्टीमेट स्लीप, यानी कि डेथ से पहले मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मुझे उन्हें समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी वेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, डे लेबर। डे लेबर कहने का मतलब वाइल इट इज डे, यानी भगवान ने हमको कोई काम दिया है तो हमको उसे दिन रहते ही कर लेना चाहिए, इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए, ठीक है। द नाइट कॉमेथ व्हेन नो मैन कैन वर्क, जब नाइट आएगी तो रात में कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका आपका डे लेबर का मतलब है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें फर्स्ट ये जो 8 लाइन्स है, या 1 2 3 4 4 4 8, पहली 8 लाइन्स में आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मिल्टन क्या कहते हैं, ये जो पोएट है यहाँ पे, ये जो पोएटिक वॉइस है, जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, वो कहता है कि जैसे जब अब अंधा हो चुका है, ठीक है, अब कहता है व्हेन आई रिफ्लेक्ट अपॉन, यानी जब मैं अब इस बात पे जोर देता हूं कि जो मेरी आईसाइट, आई हैव लॉस्ट माई आईसाइट, ठीक है, लॉस ऑफ माई आईसाइट बिफोर हाफ ऑफ माई लाइफ जर्नी, ठीक है, यानी अभी मेरी लगभग मैं मिडिल ऑफ माई अपने लाइफ में हूं और तकरीबन 10 मिनट बचे हैं, नेक्स्ट क्लास का अलार्म आ गया मुझे, ये तो मैं खत्म ही करके मानूंगा। चलिए, क्या कह रहा है कि जब मेरी आधी जिंदगी तकरीबन उससे पहले जो है, मैं इस बात पे जब जोर करता हूँ या मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मेरी आई साइट, आई हैव अपॉन द लॉस ऑफ माई आई साइट बिफोर हाफ ऑफ माई लाइफ जर्नी, यानी तकरीबन अभी आधी जिंदगी हुई है, लेकिन मैं अपनी ये जो आई साइट है ना, अपनी दृष्टि खो चुका हूं, तो मैं इस डार्क और इस वाइड वर्ल्ड के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अब ये डार्क हो चुका है और ये वाइड वर्ल्ड है ना, और अपने पोएटिक टैलेंट के बारे में सोचता हूँ जो कि यूजलेस है मेरे अंदर, जो अगर एक पोएटिक गिफ्ट है, ठीक है, कि मैं अच्छी संरचना कर सकता हूँ, है ना। जैसे आपने एक वो लाइन सुनी होंगी, बहुत पुराना है, कुछ ऐसे है कि जिसकी संरचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा, है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मेरे अंदर जो पोएटिक टैलेंट भगवान ने दिया है, जो टैलेंट, जैसे आपको कहानी सुनाई थी, आप कहानी से रिलेट करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि पोएटिक टैलेंट जो मेरे अंदर है वो यूजलेस है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ओनली डेथ विल टेक अवे फ्रॉम मी, यानी अंत में जब मुझसे मैं उसको यूजलेस है, तो अंत में क्या होगा, जैसे मास्टर आएगा और जब मेरी मौत आएगी, जब मेरी मृत्यु होगी, तो वो मुझसे वो टैलेंट मुझसे ले लिया जाएगा। तो ये है कि मैं अपना टैलेंट यूज नहीं कर पा रहा हूं, या वो मेरे अंदर यूजलेस है, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, दैट ही हैज गॉन ब्लाइंड, ही हैज बिकम ब्लाइंड। सो कह रहा है कि मेरी पूरी मंशा है, मेरी पूरी इच्छा है, पूरी दृढ़ श्रद्धा है, क्या कह रहा है, मेरा संकल्प है कि मैं इस बात को डिजायरस क्या हूं, कि आई एम ग्रेटली डिजायरस, कि मैं भगवान को अपनी अच्छी पोएट्री लिखकर उनको सर्व करूं, और जब मैं उनको लिखूंगा, उनके बारे में लिखूंगा, तो उनकी प्रशस्ति करूंगा, यानी इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड, इन द प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है। आई एम, ये मेरी मनोकामना, ये मेरी डिजायर है, ये मेरा विश है कि आई वॉन्ट टू राइट गुड पोएट्री, एंड इन राइटिंग सो आई विल प्रेज द गॉड, आई विल प्रेज द वेज ऑफ हिम, है ना, उनको करेंगे, एंड आई विल प्रेजेंट अ गुड अकाउंट। हाँ, और मैं, उन्होंने जो मुझे पोएटिक टैलेंट दिया था, है ना, उसको मैं रिटर्न करूंगा अपने मास्टर को। जैसे आप बर्थडे गिफ्ट में देखते हैं ना, ये रिटर्न वाला जो फिनोमेना है, तो कह रहा है कि जो मास्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं उसको यूज करना चाहता हूं, मैं उसको यूज करके उनके बारे में लिखूंगा, उनकी प्रशस्ति करूंगा, उनको प्रेज करूंगा, और इस तरीके से मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, और
वो जो पनिशमेंट की जो बात थी ना कि अगर आप कोई चीज यूज नहीं करते हैं अंत में आपको पनिश किया जाता है, तो कह रहा है इस तरीके से मैं पनिशमेंट को एस्केप करूंगा। कहने का मतलब फाइनली मैं पनिशमेंट से बच जाऊंगा, है ना। तो कह रहा है शुड गॉड डिमांड मी वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी भगवान ने जिस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रखी है उसका क्या मतलब है कि हमको अभी इस दिन में ही अपना काम, यानी जब भी आप काम कर सकते हैं और तब आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इट इज नाइट फॉर द ब्लाइंड पोएट। ठीक है, तब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पोएटिक गिफ्ट, वो पोएटिक टैलेंट अनयूज्ड रहा। ठीक है, उस तरीके से उतने ग्रैंडियर तक नहीं पहुंचा, या उसको उस तरीके से उन्होंने यूज नहीं किया। व्हेन ही हैज मेड मी ब्लाइंड, ठीक है, तो अभी चूंकि जब ये ब्लाइंड हो चुके हैं तो इसकी वजह से, तो अभी कह रहा है कि आई फुलिशली आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे ये सवाल पूछते हुए, ये फॉन्डली आस्क का मतलब यहाँ पे फुलिशली आस्क है। ठीक है, तो ही फुलिशली आस्क दिस क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, राइट। सो ये आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, समझ में आया। फिर बाकी जब पूरी पोएम होगी और डिटेल में आपको करेंगे तो फिर और भी कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ तक का, यानी जो आज मैंने जॉन मिल्टन को एज अ पोएट आपके साथ डिस्कस किया, फिर आपको बैकग्राउंड दिया, फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वो बताया, तो और ये शुरुआत की जो 8 लाइन्स है वो भी आपको मैंने क्लियर करी, राइट। तो आई थिंक मुझे यहीं तक रखना चाहिए और आगे का आगे देखेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम।